नमस्कार दोस्तों। सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ रेलवे की जितनी परीक्षाएं होती हैं जैसे आरआरसी, जीडीसी, एनटीपीसी, टीसी, गुड्स गार्ड, ग्रुप डी, असिस्टेंट लोको पायलट, ईटीसी आदि में निश्चित सफलता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन भाइयों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों का सार्वभौमिक प्रकृति ऑक्सीन है। मतलब पौधों का जो सार्वभौमिक प्रकृति ऑक्सीन है तो वो कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, IAA। मतलब पौधों का जो सार्वभौमिक प्रकृति ऑक्सीन है वो है IAA। तो और जो ये ऑक्सीन है और ऑक्सीजन की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। किसने की थी? डार्विन ने। और ऑक्सीन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है और इसका निर्माण जो ऑक्सीन है इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्से में होता है और पत्तियों एवं फसलों को विलगन से ऑक्सीजन रोकता है। मतलब पत्तियों एवं फसलों को विलगन से ऑक्सीजन रोकता है। तो इसमें कह रहा है कि पौधों का सार्वभौमिक प्रकृति ऑक्सीजन क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, IAA। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन कर सकता है। और जो ये ऊर्ध्वपातन है, जो हमारा ऊर्ध्वपातन है, इसके बारे में जान लेते हैं कि मतलब इसे किसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। कि कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे वाष्प में परिणत हो जाते हैं। मतलब द्रव अवस्था में आने के बदले वो किसमें? सीधे वाष्प में परिणत हो जाते हैं और ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में हो जाते हैं। उससे ही ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। सीधा सा है कि कोई ठोस पदार्थ है और उसे मतलब जब हम गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में ना आकर सीधा वाष्प में परिणत हो जाए और जब वो ठंडा हो जाता है तो ठोस अवस्था में आ जाता है, उसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इस विधि से कपूर, नैफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। तो ऊर्ध्वपातन के बारे में जान लिया। और मतलब ऊर्ध्वपातन कौन सा कर सकता है? अमोनियम क्लोराइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यान किया जा सकता है? तो किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, न्यूटन का गति का पहला नियम। कि बल की परिभाषा को न्यूटन का गति का पहला नियम द्वारा व्याख्यान किया जा सकता है। और इसके बारे में और देख लेते हैं कि न्यूटन का जो गति नियम है वो 1600 एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जो मतलब न्यूटन का जो नियम है ये हमारा गति का नियम ये 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। तो मतलब न्यूटन का जो गति नियम है वो 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। तो इसमें कह रहा है कि बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यान किया जा सकता है? तो न्यूटन का गति का पहले नियम द्वारा व्याख्यान किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? तो मतलब किस लेखक ने अपने हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय में विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अरविंद अडिगा। कि अरविंद अडिगा ने नामक लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो कौन सा कर सकता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, स्नेल। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो वो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, स्नेल। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि लिंग निर्धारण में भाग लेने वाले क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। कि लिंग निर्धारण में भाग लेने वाले क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और ये गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों पौधों या जंतुओं में अलग अलग होते हैं। ये गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों पौधों या जंतुओं में अलग अलग होते हैं। और ऑटोसोम
ये गुणसूत्र नर एवं मादा के समान रूप से पाए जाते हैं। मतलब जो ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम जो गुणसूत्र हैं वो नर तथा मादा में समान रूप से पाए जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है स्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो दिए गए समूह में असंगत हैं। तो कौन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है साइना नेहवाल, जो कि क्रिकेट मतलब टेनिस से संबंधित हैं। और ये जो मतलब ए दे रखा है पेंटाला हरिकृष्ण और विश्वनाथन आनंद और कोलेरू हम्पी, ये तीनों जो हैं मतलब ये वाला और ये विश्वनाथ आनंद और ये हम्पी कोलेरी हम्पी, ये तीनों जो हैं वो शतरंज से संबंधित हैं। और जो साइना नेहवाल हैं ये हमारे टेनिस से संबंधित हैं, इसलिए इनमें से असंगत साइना नेहवाल हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है। तो कितनी होती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 14 यानी 14। समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान के बीच, परमाणु इकाइयों या परमाणु द्रव्यों के बीच 14 मतलब 14 की भिन्नता होती है। और तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कि 2018 में एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी। तो किसने की थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया ने। 2018 में एशियाई खेलों की मेज़बानी किसने की थी, इंडोनेशिया ने, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है, अधिक विविधता उत्पन्न होती है। तो किस में होती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है लैंगिक प्रजनन में, कि लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता होती है। और लैंगिक प्रजनन में से जीवाणुओं में न तो युग्मक का निर्माण होता है और न ही निषेचन का, और इसमें केवल आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसे आनुवंशिक पुनर्योजन कहते हैं। एक बार वो देख लेते हैं कि लैंगिक प्रजनन से जीवाणुओं में न तो युग्मक का निर्माण होता है और न ही निषेचन होता है, और इसमें केवल आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, और इसे आनुवंशिक पुनर्योजन कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि किसमें अधिक विविधता होती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है लैंगिक प्रजनन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। मतलब पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो कौन सा इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है उत्प्लावक बल, कि पानी के द्वारा ऊपर की ओर तरफ लगाया गया बल उत्प्लावक कहलाता है। उसके बारे में देख लेते हैं कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्पेच बल या उत्प्लावक बल कहते हैं, और यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल उत्प्लावक बल कहलाता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव कितना हो जाएगा। ये अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव कितना हो जाएगा यानी, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आधा हो जाएगा। यदि मतलब अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका उसमें प्रभाव भी आधा हो जाएगा। और चालक का प्रतिरोध धारा बहने में रुकावट डालता है, जो मतलब चालक का जो प्रतिरोध है वो धारा बहने में रुकावट डालता है, जिससे गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं को स्थानांतरित कहते हैं। तो इसमें और ये जो मतलब उसमें प्रभाव है इसके बारे में देख लेते हैं कि उसके कारण चालक का ताप बढ़ जाता है, और चालक के ताप बढ़ने की इस घटना को विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। और इसमें बोला है यदि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका उसमें प्रभाव भी आधा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा शीर्ष अभिनेता एक लंबे समय से कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मतलब कौन सा शीर्ष अभिनेता एक लंबे समय से कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो कौन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है शाहरुख खान। शाहरुख खान शीर्ष अभिनेता एक लंबे समय से कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितने देर तक कायम रहती है। जो मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज है वो कितनी देर तक कायम रहती है। तो कौन सा इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 0.1 सेकेंड। और इसके बारे में देखिए कि जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.1 सेकेंड तक रहता है,
और अतः यदि इस अवधि में कोई अन्य ध्वनि आएगी तो वह पहली के साथ मिल जाएगी और दोनों ध्वनि जुड़ी प्रतीत होंगी। और इसमें कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की जो अनुगूंज है वो कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकेंड, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, पौधों का नर प्रजनन अंग है, तो मतलब पौधों का जो नर प्रजनन अंग है वो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है पुंकेसर। पुंकेसर क्या है? पौधों का नर प्रजनन अंग है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है प्रतिरोधक। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को चालक का प्रतिरोध तथा प्रतिरोध करने वाला कारक प्रतिरोधक कहलाता है। और मतलब ये जो चालक हैं और ये अचालक जो है इनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। ये चालक जो है हमारे, इनके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं, और जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहते हैं। और जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालकता पदार्थ है, मतलब जो जर्मेनियम पदार्थ है और जो सिलिकॉन है वो अर्धचालक पदार्थ हैं। तो इसमें कह रहा है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले कारक को मतलब चालक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है प्रतिरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, बैंक में हमेशा होता है, तो कौन होता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है खाता धारक। बैंक में हमेशा खाता धारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? तो कौन सी धातु है वो? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जस्ता। ऑप्शन डी करेक्ट है जस्ता, कि जस्ता धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है और लोहे को जस्तीकृत करके जंग को लगने से रोका जा सकता है। तो इसमें पूछ रहा है कि वो निम्न धातु में कौन धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, 4वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में गुप्तों ने किसमें यानी किसमें एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? तो कहाँ पर कर लिया था, किसमें कर लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मगध में। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और जब गुप्त वंश मतलब गुप्तों के बारे में बात आ गई है तो गुप्त के बारे में मतलब गुप्तों के बारे में जानते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है और जो चंद्रगुप्त प्रथम है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम क्या थे? गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं को गुप्त वंश का महानतम शासक माना जाता है, यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनको गुप्त वंश का महानतम शासक माना जाता था। और समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने, जो मतलब समुद्रगुप्त थे उनको विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने मगध में एक छोटा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, एक बहुकोशिकीय जीव है, तो कौन है वो? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है एगेरिक्स क्या है? एक बहुकोशिकीय जीव है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। तो यूरेनियम का जो आइसोटोप है उसमें से मतलब उपयोग की पहचान करें तो कौन सा है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है परमाणु रिएक्टरों में ईंधन। मतलब इसमें देख रहे हैं कि यूरेनियम का जो आइसोटोप है के उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में होता है। और जो ये यूरेनियम तत्व है, हमारा यूरेनियम तत्व जो है ये इसमें प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। जो यूरेनियम तत्व है वो हमारा मतलब प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें तो किसमें होती है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है परमाणु रिएक्टरों में ईंधन। तो डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? जो पार्थेनोकार्पी है को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसके रूप में किया गया है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है निषेचन के बिना फलों के विकास। जो पार्थेनोकार्पी है को निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22,
किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो किस सूत्र पर निर्भर करती है? वो है हमारा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है 2n²। मतलब किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2no² नामक मतलब सूत्र पर निर्भर करती है। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यमुना नदी के तट पर। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। और इसके बारे में और देख लेते हैं कि दिल्ली को सबसे पहले तोमर ने राजधानी बनाया और आगरा और मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। और यमुना नदी बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित, मतलब यमुना नदी जो है वो बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और इसके बारे में और देख लेते हैं कि यमुना नदी की जो लंबाई है वो 1375, यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। और यमुना नदी इलाहाबाद के पास गंगा नदी में से मिलती है, मतलब जो यमुना नदी है वो इलाहाबाद के पास जब पहुंच जाती है तो गंगा नदी से मिलती है। और यमुना नदी गंगा की सबसे सहायक नदी है, मतलब जो यमुना नदी है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना नदी की सहायक नदी जो है वो है चंबल, बेतवा तथा केन है। मतलब जो यमुना नदी की सहायक नदी है वो है हमारा चंबल, बेतवा और केन है। तो यमुना नदी के बारे में हमने जानकारी कही। तो इसमें पूछ रहा है कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना के। और आगरा और मथुरा भी यमुना नदी के तट पर स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, किस केंद्रीय मंत्री ने नारी पोर्टल लॉन्च किया जो महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है? मतलब किस केंद्रीय मंत्री ने नारी पोर्टल लॉन्च किया जो महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है मेनका गांधी ने। जो मतलब मेनका गांधी केंद्रीय मंत्री ने नारी पोर्टल लॉन्च किया जो महिला सशक्तिकरण पर मतलब केंद्रित है। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, किस मलयालम अभिनेता को तेलुगु फिल्म जनता गैराज के लिए विशेष जूरी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? मतलब ऐसा कौन सा मलयालम अभिनेता को तेलुगु फिल्म जनता गैराज के लिए विशेष जूरी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किसे हुआ है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मोहनलाल को। मोहनलाल नामक मलयालम अभिनेता को तेलुगु फिल्म जनता गैराज के लिए विशेष जूरी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किसे हुआ है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मोहनलाल को। तो दोस्तों हमारी मतलब वीडियो समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।